नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपकी वो समस्याएं जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं, आप चाहते हैं कि कई बार आप समय निकालकर डॉक्टर्स के पास चले जाएं, एक्सपर्ट्स के पास चले जाएं, आप बात कर लें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो आप ही जैसे परेशान लोगों के लिए हमारा एक कार्यक्रम है सॉल्यूशन, जहां आपको मिलते हैं एक्सपर्ट्स, आप फोन कॉल करते हैं और अपनी समस्याओं को झटपट इसी लाइव शो में जान लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर जो सभी को पता है, लेकिन न जाने क्यों हम कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ भूल कर देते हैं और आने वाले समय में उसका दुष्परिणाम भुगतते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के बेस्ट गायनो हैं डॉक्टर सुमन माली जी। डॉक्टर सुमन माली जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। और आज सुमन माली जी के साथ हम चर्चा करेंगे कैसे होनी चाहिए डाइट उस महिला के जिसके गर्भ में शिशु आ चुका है, यानी कि पृथ्वी का अनमोल तोहफा है, अनमोल कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसको सभी चाहते हैं, हर एक लड़की चाहती है, उसका ख्वाब होता है माँ बनना। लेकिन माँ बनने के बाद किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसी डाइट आपको रखनी है, क्या कुछ खाएं क्या कुछ ना खाएं, इन बहुत छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आज हम करने वाले हैं। डॉक्टर सुमन जी से बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी, आप जब डाइट एडवाइस करती हैं तो आप किन चीज़ों को फाइंड आउट करती हैं, क्या आप ध्यान में रखती हैं? देखिए, जो स्त्रियां गर्भ धारण कर चुकी हैं उनके लिए डाइट प्लान करने के लिए हमको जो गर्भावस्था का समय रहता है, यानी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन रहता है, उसके हिसाब से हमें प्लान आउट करना पड़ता है। और हम गर्भावस्था को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी पहला 3 महीना, फिर बीच के 3 महीने और आखिरी 3 महीने। गर्भावस्था इन 3 पार्ट में हम लोग प्लान करके ही डिवाइड करके ही हम ट्रीटमेंट भी उसी तरह से करते हैं। तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उस दौरान जो गर्भवती स्त्री की जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो अलग होती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। ठीक है। और उस दौरान ज़्यादातर महिलाओं को काफ़ी उल्टियाँ होती हैं, मतली आती है, नौशिया होता है, या कई लोगों को उल्टी चाहे ना आए मगर वो खाना नहीं खा पाती क्योंकि उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनको हर चीज़ में से स्मेल आती है। कई लोग रहते हैं कि हम रोटी तो खा ही नहीं सकते, चावल खा सकते हैं। कई लोग रहते हैं कि हम कुछ भी नहीं खा सकते, खाली फल फ्रूट ले सकते हैं। तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, हल्का खाना खाइए, घर का पका हुआ और फ्रेश खाना खाएँ जिसमें ज़्यादा तेल मिर्ची वगैरह नहीं हो। और शुरू के 3 महीने तक मरीज को बहुत दवाओं की भी आवश्यकता नहीं होती। हम सिंपल एक फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं अगर उससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे और कोई परेशानी है, मान लो बहुत उल्टियाँ हो रही है, तब तो हम उल्टी कंट्रोल करने के लिए भी दवा देते हैं, या एसिडिटी वगैरह के लिए थोड़ी बहुत दवा देते हैं सिम्टोमेटिक खाली। बाकी अदरवाइज़ खाली एक सिंपल फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम टैबलेट से काम चल जाता है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहती। और नॉर्मल अपना खान पान रखें सिंपल, क्योंकि इस दौरान ना तो हमें आयरन कैल्शियम वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और कोई चीज़ की ज़रूरत रहती ही नहीं है। ये पहले 3 महीने में रहता है। बिल्कुल। यानी जैसे ही जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो सबसे ज़्यादा उसको आयरन कैल्शियम की नीड होती है। हाँ, ये टाइम के हिसाब से, मतलब ये पहले 3 महीने में नहीं होती, मगर पहले के स्टार्टिंग में आप सिर्फ फॉलिक एसिड ही एडवाइस यही देते हैं। और या फिर कोई प्रॉब्लम किसी को हो, परेशानी हो, तो वो उसके हिसाब से दवा देते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम सॉल्यूशन देख रहे हैं आप और फोन नंबर्स आपको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि आपकी समस्याओं के लिए ही हमारा कार्यक्रम है सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है, आपके घर में कोई ऐसी महिला है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है जो गर्भवती है और उन्हें किस तरह का खान पान लेना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, इस कार्यक्रम को देखने के साथ आप फटाफट फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। और साथ ही डॉक्टर सुमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं इन तमाम चीज़ों की। वो बताएंगे, वो आंसर करेंगे आपकी तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कोई आपको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है इस कार्यक्रम में। जैसे कि कई लोगों में मिथ भी होते हैं कि आप इस जगह पर फ़ोन लगाएंगे तो आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कॉल ये होता है, आप कॉल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए मैं आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। डॉक्टर सुमन, कई ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते ही होंगे कि अलग अलग तरह से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वीक पेशेंट्स या कुछ ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट्स, या कोई पहले से ही किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट की वजह से सफ़र कर रहा हो। तो आप ऐसे पेशेंट्स को, अगर हम इन कैटेगरीज को डिवाइड करें, तो आप कैसे इन्हें डाइट बताना चाहेंगे? अगर कोई बहुत कमज़ोर लेडी है, उसका वेट ही बहुत ज़्यादा कम है और वो कंसीव कर चुकी है, तो आप कैसे उनकी डाइट को बताएंगे ताकि आने वाला जो उनका शिशु हो, आने वाला जो उनका बच्चा हो, वो कमज़ोर ना पैदा हो और वो खुद भी वीकनेस ना फील करें? देखिए, जो बहुत कमज़ोर रहती हैं उनके लिए तो सिंपल है कि हम उनसे बोलेंगे कि आप बैलेंस्ड और हाई प्रोटीन डाइट खाइए, ठीक है, और थोड़ा अपना डाइट बढ़ाने की कोशिश करें पहले से। मगर किसी भी व्यक्ति में हम ये आशा नहीं करते हैं कि एकदम से कोई बहुत उसका वेट बढ़ जाएगा या वो एकदम से बहुत मोटी हो जाएगी, और ना ही हमारा ये एम रहता है। हमारा एम ही रहता है कि पूरा जो कैलोरीज है दिन भर की, कम से कम 3000 कैलोरी पेशेंट को डेली मिलना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे डाइट बढ़ाइए और अपना थोड़ा बहुत वॉकिंग और ये सब चालू रखिए ताकि वो जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाए। और अगर पेशेंट बहुत मोटी हैं, कई बार काफ़ी मोटी पेशेंट रहती हैं, कंसीव कर लेती हैं, उनके केस में हम लोग ये बोलते हैं कि आप, वैसे हर कोई आपको हर दिन बोलता होगा वेट कम करिए, आप कंट्रोल करिए, पर हम उससे ये समझाते हैं कि ये समय नहीं है आपके वेट कंट्रोल करने का। हम ये इसको हरगिज़ नहीं बोलते कि अभी आप वेट कंट्रोल करिए, क्योंकि आपका जो वेट है वो तो रहेगा, बल्कि कुछ वेट तो और बढ़ेगा ही। प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता ही है। तो हम उनको ये बोलते हैं कि अभी ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए कि आप बहुत मोटी हैं या आपको वेट कम करना है, ये समय नहीं है उस चीज़ के लिए कि अभी आप अपने कैलोरीज कट करें या आप बहुत हैवी वर्कआउट करें कि हमें तो वेट कम करना है। उनको हमें ये समझाते हैं हम लोग कि अभी आप इस सब को दिमाग से निकालिए और खाना खाइए, और बच्चे के शिशु का जो अंदर शिशु पल रहा है उसका आप ख्याल करिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ बराबर होना चाहिए, उसके हिसाब से आप खाना खाइए। और सिंपल खाना, जैसे बता रहे हैं कि फ्रेश और सिंपल खाना खाना है, ठीक है, और गर्भावस्था के समय के अनुसार खाना खाना है। जैसे पहले तिमाही के अलावा दूसरे और तीसरे तिमाही में हम उनको बोलते हैं डाइट बढ़ाने के लिए, और उस समय डाइट हर पेशेंट की, हर औरत की बढ़ भी जाती है, नेचुरल वे में बढ़ती ही है, क्योंकि वो जो उल्टी और नौशा वॉमिटिंग वो सब सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं और उसकी खुराक बढ़ जाती है। उस समय हम उनको बोलते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें और पानी भी ज़्यादा पिएं और फ्रेश सब्जियां, फ्रूट्स ये सब खाएं। हाई प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें, यानी कि वो बादाम और किशमिश ये सब खा रहे हैं, काजू बादाम की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें जैसे चना है, मूंगफली है, वो भी एक बहुत अच्छे स्रोत रहते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास प्रोटीन का। तो वो सिंपल चीज़ें भी खाएं और घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, और फ्रेश फ्रूट जो उस मौसम में अवेलेबल हैं वो खाएं। और बहुत कई लोग बहुत रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि ये नहीं खाना है, प्रेगनेंसी है तो वो नहीं खाना है। बहुत रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं, जैसा आम लोग खाते हैं उसी तरह से वो भी खा सकती हैं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ। मेरा अगला सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि व्यूअर्स भी इस बारे में क्यूरियस होंगे कि पता चले उनको कि जैसे कि आपने कहा कि आपको लोग मना कर देते हैं कि ये मत खाइए, वो मत खाइए। ये सच है कि कई बार हम जब बड़ों की बात सुनते हैं घर में तो आपको कह दिया जाता है कि एग नहीं लेना है, अंडा नहीं खाना है, मटन मत खाइए, ये हैवी हो जाएगा, पपीता मत खाइए, इसकी तासीर गर्म होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं? नहीं, देखिए ये कई तो भ्रांतियां हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं और वो उनका कोई भी बेस नहीं है एक्चुअली। जैसे पपीता के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पपीता खाओगे अबॉर्शन हो जाएगा। पुराने ज़माने में लोग बाग पपीते के बीज पीस के दिया करते थे अबॉर्शन करने के लिए, हालांकि वो कितना कारगर होता था इसका कोई सबूत नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो हम लोग ये बोलते हैं उनको भी ठीक है, एकदम घर वाले जो बोल रहे हैं बड़े बूढ़े, उनको एकदम अगेंस्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं खाना पपीता ना खाओ, मगर ऐसे अंडा खाने में या मटन या चिकन या फिश खाने में कोई उसमें बंदिश नहीं है। जिसका जैसा खुराक होता है, जैसे डाइट होता है वो खा सकते हैं उसके हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि ये सब भी प्रोटीन में रिच डाइट हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब जो वैसे खाते हैं नॉर्मली वो प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नॉर्मल आपकी डाइट होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ खाना है तो ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट देख लीजिए आप, उसके अलग से उसके सब्स्टिट्यूट में क्या खा सकते हैं। और डाइट बढ़ाने रहती है, थोड़ा डाइट आप बढ़ा के खाइए। बिल्कुल, डाइट बढ़ाइए, क्योंकि अब आप अकेले नहीं खा रहे हैं, आपके पेट में आपको दूसरे अंदर जो बल रहा है शिशु उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसका सही अच्छा तरीका ये रहता है सिंपल वे में कि आप जो खाना है वो बार बार टुकड़ों में डिवाइड करके खा सकते हैं। जैसे अपन सोचेंगे 2 बार सिर्फ
सुबह शाम थाली भर के खाना खाना है, नहीं खा सकते तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके और बार बार खा सकते हैं, वो अच्छा तरीका रहता है। छोटी छोटी डाइट लीजिए, बार बार लीजिए, अगर इकट्ठा नहीं खा सकते हैं वो, या आपके ऊपर है। आपको जब भी लगे कि आप थोड़ा भी फील कर रहे हैं कि आप को कुछ खाना है तो आप फटाफट खाइए। मैं आगे बढ़ रही हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसी लेडीज भी आपके पास आते ही होंगे मैम जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिसीज है, या फिर थायराइड या फिर स्टोन की प्रॉब्लम है, और वो चाहती हैं कंसीव करना, या वो चाहती हैं वो कंसीव कर चुकी हैं, अब आगे उन्हें किस तरह से फॉलो करना है, क्योंकि इन दोनों ही तरह के पेशेंट जो अलग अलग डिसीज होती हैं, इनको अलग अलग तरह के डाइट जो है वो एडवाइस की जाती है। तो जो अगर हम थायराइड पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इन्हें आप कैसी डाइट एडवाइस करती हैं? देखिए, थायराइड में डाइट का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है अलग से ऐसा। थायराइड दो तरह का होता है। थायराइड ग्लैंड अपने शरीर में होती है, या तो हाइपरथायराइडिज्म होता है या फिर हाइपोथायराइडिज्म। मतलब थायरॉक्सिन जो एक हार्मोन है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है ब्लड में तो उसको अपन हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, कि आपकी जो थायराइड की ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और दूसरा जो ज़्यादा कॉमन है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स ऑलरेडी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मली उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू किया जा चुका होता है। तो हम उनसे और थायराइड की जांच करवा के, और जो थायरॉक्सिन की गोली है वो उनको उसकी डोज ज़रूर एडजस्ट करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो थायरॉक्सिन की टेबलेट है नॉर्मली उसको खाली पेट सुबह सबसे पहले लिया जाता है, मतलब चाय वगैरह से भी आधा घंटे पहले हम उसको थायरॉक्सिन की टेबलेट खिलाते हैं खाली पेट, और उसको ये समझा देते हैं कि इस गोली के खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो सुबह उठते खाली पेट लेना है। तो थायराइड के लिए तो इसी तरह से कंट्रोल किया जाता है। बाकी अलग से डाइट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत इसमें नहीं रहती है। और सॉल्ट तो आजकल सब घरों में आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते ही हैं, और वही आयोडाइज सॉल्ट यानी नमक खाना होता है। और बाकी स्टोन वगैरह में तो खैर ये रहता है कि स्टोन का सच इसमें कुछ नहीं करना। तो अगर स्टोन है तो सिर्फ हम पेन किलर दे पाते हैं, ना तो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, उस समय कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ हम मरीज को ये बताते हैं कि आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, ताकि छोटे मोटे साइज़ का तो स्टोन के बार पानी में घुल के भी निकल जाता है, पेशाब खुल के आती है तो स्टोन भी निकल जाता है। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, जिनको डायबिटीज़ पहले से है या फिर डायबिटीज़ अभी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, कई लोगों को वैसे डायबिटिक्स नहीं रहते हैं वो, पर प्रेगनेंसी में पहली बार पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हुआ है, वो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी वो प्रेगनेंसी के दौरान का ही डायबिटीज़ है, उसी समय डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और डिलीवरी के बाद हो सकता है वो वापस वो नॉन डायबिटिक हो जाएँ, ऐसी कंडीशन होती है इसमें। तो उसमें हम बार बार शुगर चेक करने को उनको बोलते हैं, मीठा कम खाने को बोलते हैं, और शुगर के लिए टैबलेट के बजाय ज़्यादातर मरीज को हमको इंसुलिन देना रहता है। और उसके लिए हम दूसरे किसी एंडोक्राइनिस्ट जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं उनसे भी सलाह ले लेते हैं, ताकि वो दोनों का ट्रीटमेंट साथ चलता है। बिल्कुल, दोनों का ट्रीटमेंट साथ चलता है। हमारा भी और एंडोक्राइनिस्ट दोनों उसको साथ ही ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, ताकि किसी भी तरह की कोई अगर आप कुछ मेडिसिन लिख रहे हैं और वो डिफरेंट कुछ मेडिसिन लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो, आप दोनों का कोऑर्डिनेशन हो नहीं, साथ में कोऑर्डिनेट करके ही करना पड़ता है काम। तो बिल्कुल। आगे एक और सवाल जो ये है मेरा मैम आपसे कि हम ये भी देखते हैं हमारे, चाहे हम थोड़ा सा ग्रामीण अंचलों में चले जाएं, ये कहा जाता है कि गर्भवती महिला ने अगर कुछ मांगा है तो उसे खिलाइए, उसका जो मन है वो मांगिए। उनकी धारणा ये होती है, उनका परसेप्शन ये होता है कि उसको शिशु को खाना है, इसलिए ये जो सोच होती है परिवार में। लेकिन उस सोच को पूरा करने में या उस मन को पूरा करने में कई बार गलत चीज़ें भी अच्छे से खिला दी जाती हैं। मैंने कई ऐसी लेडीज़ को नोटिस किया है जो गर्भावस्था में कभी मुल्तानी मिट्टी का सेवन कर लेती हैं, कभी जो आपको याद होगा हम स्लेट पर जब लिखते थे तो बत्ती करके जो चूने की बनती थी वो आती थी, कई बार वो खा लेती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें वो खा लेती हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन बड़े चाव से वो खाती हैं और बड़े चाव से उनका पूरा परिवार भी खिला देता है, ना ये जानते हुए कि डॉक्टर्स ने इसे एडवाइस किया है या नहीं किया है। जाहिर सी बात है डॉक्टर तो कभी इस तरह की चीज़ एडवाइस करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें बताइए कि आप ऐसी कुछ चीज़ें अगर खा रही हैं तो कम से कम वो आपको बता सकें कि ये गलत है या कितना नुकसान आपको दे सकता है। बहुत पेशेंट्स, बहुत स्त्री लोग ये लोग बोलते हैं कि हमें मुल्तानी मिट्टी खाने की इच्छा करती है या हमें ये बत्ती ये खाने की इच्छा, और कई लोग तो काफ़ी अमाउंट में खा चुकी होती हैं, बोलते हैं हम ये इतना हम डेली खा रहे हैं, हमारी बहुत इच्छा होती है। वो बोलते हैं हमें क्रेविंग हो रही है, मतलब एकदम ऐसा है कि जो रोक ना पाए ऐसी इच्छा होती है कि हम ये मिट्टी खाएं, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे मरीजों को हम ये थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि उनमें शायद कैल्शियम की कमी है, तो उनका शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हम उनसे ये बोलते हैं कि इसके जगह जब तुम्हारी इच्छा हो तो आप कैल्शियम की गोली चबा लेना, कैल्शियम की गोली चबा के खाइए,
तो उससे क्या होगा कि तुमको जैसे बत्ती खाने की इच्छा हो तो तुम ये गोली चबा लेना, उसके जगह ये लो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा उससे, है ना, क्योंकि मिट्टी में रेत में खाने में कोई फायदा ही नहीं है। बल्कि और नुकसान क्या होते हैं मैम, जैसे अब प्रेगनेंसी टाइम में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर ऐसा कुछ खा भी लिया है किसी विमेन ने, तो किसी लेडीज ने? नहीं देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि आपको ये आलतू फालतू चीज़ें खा के आपका पेट भर जाएगा, आपको लगेगा आपने खा लिया, आपको पेट में भरा भरा महसूस होगा, आपको भूख कम लगेगी और आगे चल के कभी आपको स्टोन भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है तो पेट में जाके जमती भी हैं और इससे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने का डर भी रहता है, क्योंकि खाना आपका कम हो गया ना, रफेज कम हो गया। हम ये चाहते हैं कि फाइबर खाएं, आप रेशे वाली चीज़ जैसे हरी सब्जी है, फ्रूट्स हैं, ये सब खाएं, बजाय इसके अगर आप मिट्टी खा रही हैं तो मिट्टी तो जाके जमना ही है ना, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रिस्क रहता है। और हम नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी के समय आपको कब्ज़ हो या कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, आपको टॉयलेट में बैठ के, और मोशन के समय आपको बहुत ताकत लगाना पड़ती है, जिसको हम नहीं चाहते कि गर्भवती स्त्री को ऐसा करना पड़े। बिल्कुल, उसका पूरा प्रेशर आपके बॉडी पर ही पड़ता है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों की धीरे धीरे भूख कम हो जाती है, मिट्टी खा के खाना खाना बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल, भूख नहीं लगती है। ये सबसे खाना खाना बेहद जरूरी है, और वो भी घर का ही बना क्वालिटी फूड जिसे हम कहते हैं, घर के ही खाने में सारी पौष्टिक खाना खाना है ना हमें। तो आप तो कचरा खा रहे हैं जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं है, प्रेगनेंसी हो चाहे नहीं हो। बिल्कुल, अपन बच्चों तक को मना करते हैं वो मिट्टी नहीं खाएं, और आप समझदार औरतें, बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी खाती हैं मिट्टी, मैंने सुना है। बिल्कुल, जो कि सरासर गलत है, आपकी बॉडी को ही नुकसान करता है, और भी परेशानियां और भी चीज़ें। अब वो मिट्टी है, ना जाने कौन से जर्म्स उसमें होंगे, ना जाने कौन सी चीज़ें होंगी, वो आप अपनी बॉडी में डायरेक्ट उसको ले रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं आगे बढ़ती हूँ अगले सवाल की तरफ, और आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि देखिए, जैसे जैसे हम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन भी है, लोग ज़्यादा स्मार्ट भी हो गए हैं, और स्मार्टनेस की वजह से वो सिर्फ यूट्यूब या गूगल पर सर्च करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी बॉडी की डिमांड्स क्या हैं, उन्हें नहीं पता कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने सर्च किया कि गर्भवती महिला के लिए क्या खास, क्या खाना पीना वगैरह वगैरह, और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्मार्ट लेडीज़ को, जो ओवर स्मार्ट, इन्हें हम कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी ऐसा ना कीजिए कि आपने कुछ भी सोच लिया, सर्च कर लिया गूगल यूट्यूब पे, और उसको आप फॉलो करने लगे। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करना? देखिए, हमारी तो सबसे बड़ी समस्या आजकल डॉक्टर्स की यही है कि मरीज हमारे पास में आता है, उसके पहले पूरा गूगल ज्ञान प्राप्त करके आता है, वो गूगल पर हर एक चीज़ सर्च करके आता है, बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, दवाई के बारे में, और वो ऐसे ऐसे फनी मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे से कि हमने गूगल पे पढ़ा था, इस दवा से तो ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है। वो एक्चुअली वो आधा ज्ञान होता है उनका, बिल्कुल आधा ज्ञान होता है। और सब चीज़ गूगल अगर ऐसा है तो फिर तो डॉक्टरों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, डॉक्टर बनने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी से इलाज हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है। उन लेडीज़ को हमको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि देखिए, गूगल पे पूरी कंप्लीट आपकी नॉलेज पूरी उस पर आ ही नहीं सकती है, और हर एक चीज़ हम लोग किसी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं और समझते हैं, उतना आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उनको बताना पड़ता है कि ये गूगल के हिसाब से नहीं है, वाकई में ऐसा होता है, ये ऐसा करना है, इस तरह से खाना है, या ये दवा लेनी है तो इसके क्या असर होंगे। ऐसा नहीं कि गूगल ने बताया तो अरे हमने, कई लोग बोलते हैं हमने वो क्रीम लगाया था उसमें फलानी चीज़ थी, उससे कोई असर तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछती हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं ये लोग। तो इन लोगों को समझाना पड़ता है कि देखिए सही ये है, और आप डॉक्टर की ही सलाह मानिए, गूगल पे मत अपना दिमाग ख़राब करिए, टाइम मत ख़राब करिए उस पर। बिल्कुल, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस कर रहे हैं डाइट के बारे में, और वो भी किस बॉडी को किस तरह की डाइट की नीड है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से, किसी डिसीज से आप उसे फेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरह का ध्यान रखना है, ये भी हम इस कार्यक्रम में लगातार बता रहे हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि आप सिर्फ ये सर्च करके बैठ जाएं और उससे फॉलो करने लगें कि क्योंकि उस वीडियो में या उस पर्टिकुलर साइट पर ये चीज़ मेंशन थी तो हमें ये करना चाहिए, तो ये बेहद गलत है। क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको चेक करते हैं, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, उसके बाद आपको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मेरा अगला सवाल मैम ये है कि हम जब खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो हम जो पाउडर्स इस वक्त बहुत ट्रेंड में है कि आप ये प्रोटीन पाउडर पीजिए, जबकि हम जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप जो खा रहे हैं वही आपके लिए बड़ा प्रोटीन है, आप घर की डाइट से प्रोटीन इनटेक कीजिए। लेकिन अभी जो ट्रेंड है कि वो पाउडर्स पर डिपेंड हो गए हैं कि खाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो हमने पाउडर खोला और वो पी गए। तो ये वाली प्रोटीन डाइट क्या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए ठीक है? देखिए, ऐसा है कि जो पाउडर्स है मोस्टली वो सब प्रोटीन पाउडर हैं।
देखिए, गर्भावस्था कोई बीमारी तो है नहीं। गर्भावस्था एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन मानते हैं हम। मतलब ये तो एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा वरदान है कि आप माँ बनने जा रही हैं, और बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो माँ से लेता है। तो हम जो भी कुछ माँ को देते हैं वो सारे सप्लीमेंट्स हैं, दे आर नॉट मेडिसिन। हम मतलब किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं कि किसी को अगर मलेरिया हो गया तो हम मलेरिया की दवाई देते हैं, किसी को टीबी हो गई तो हम टीबी का इलाज करते हैं। ये तो एक प्रेगनेंसी एक नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें हम सिर्फ यही ध्यान रखते हैं कि बच्चे में किसी तत्व की कमी ना हो, तो हम माँ को ही दे सकते हैं, बच्चा माँ से लेगा। तो इसलिए हम माँ को ये सारे सप्लीमेंट्स देते हैं। तो जो प्रोटीन पाउडर्स हैं ये भी एक सप्लीमेंट्स हैं कि उसमें क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम ये कई बार तो सिर्फ इसी आधार पर दे देते हैं कि चलो कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए अपन ये भी ऐड कर दो, प्रोटीन पाउडर भी डाल दो कि माँ अगर प्रॉपर खाना पूरा बैलेंस डाइट नहीं ले पा रही है तो अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो वो उससे भरपाई हो जाती है उसकी जी। इसलिए देते हैं प्रोटीन पाउडर। बाकी अगर माँ अच्छे से पूरा खाना खा रही है, दूध पी रही है दोनों टाइम अच्छे से अगर, और संपूर्ण पूरा न्यूट्रिशियस डाइट ले रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन की हर बार ज़रूरत हो भी। पर किसी में अगर कोई कमी लगती है या कोई मरीज़ बहुत दुबला भी अपने को लग रहा है तो अपन जस्ट एक सेफ्टी के हिसाब से कि भाई इसमें कमी नहीं हो, इसलिए हम उसको सप्लीमेंट साथ में डाल देते हैं ये प्रोटीन पाउडर। उसमें लेने में कोई बुराई नहीं रहती है, मगर रेगुलरली खाने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि खाना किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट, खाने का सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। आप सोचें खाने की जगह हम और कोई चीज़ ले लें, वो कभी भी सही नहीं है। खाना तो आपको खाना ही है, और 2 टाइम 3 टाइम जैसे भी आप डिवाइड करके खा सकते हैं, खाना खाइए और साथ में ही सप्लीमेंट्स फिर देना होते हैं। मैम, मैंने ये प्रोटीन डाइट के लिए इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि इस वक्त जितने भी मेडिकल स्टोर्स में बैठे हुए लोग हैं वो सब डॉक्टर्स बने हुए हैं। आपने कहा अपने हस्बैंड को, आपने कहा अपने परिवार में किसी को कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो वो जाएंगे मेडिकल स्टोर वाले को बताएंगे कि ये तकलीफ़ हो रही है, आप ये कोई भी मेडिसिन दे दीजिए। उन्होंने जो दिया, यहाँ पर घर पे जो महिला बैठी हुई है उसने उसको खा पी लिया, उसके बाद के रिएक्शंस या उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में किसी को कुछ। देखिए, ये तो एक बहुत गलत व्यवस्था है। ये अपने यहाँ खास करके इंडिया में ऐसा है कि ओवर द काउंटर अपन कोई भी दवाई मांगे तो मिल जाती है। आप बाहर दूसरे कंट्रीज में जाइए, आप ओवर द काउंटर दवाई मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बोलेगा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए। कोई भी मेडिकल स्टोर वाले कभी भी दवा ऐसे आपको नहीं पकड़ाएंगे। ये अपने यहाँ जरूरी है कि भारतवर्ष में ऐसा है कि काफ़ी फ्रीडम है इस चीज़ की, जो मुझे दवा चाहिए दवा पैसा दिया और दवाई लेके आ जाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अब ऐसे में अगर मरीज़ सिर्फ खाली बुखार की दवा बुखार में देता है तब तक तो फिर ठीक है, या फिर खाली प्रोटीन पाउडर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ला के देता है तब भी चलो उससे कोई नुकसान इतना नहीं है, कोई बात नहीं, तो एक सेफ है कि चलो फ़ायदा ना हो तो नुकसान तो नहीं है। पर हर कोई दवा हर किसी मरीज़ के लिए एकदम ऐसे लेके आना और खिला देना ये बिल्कुल गलत है। कई बार हमने देखा है कि जिसके 2-3 बच्चे हैं, अगर वो स्त्री गर्भवती हो गई है, वो बोलती है अरे हमें तो चाहिए नहीं घर, आप दवाई ला के खिला दो। वो हस्बैंड जाता है मेडिकल स्टोर, वहाँ से दवाई ला के देता है और खिला देता है। अब पता चला उस मरीज को बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जब पूछते हैं तब बोलते हैं साहब हमने तो दवा खा ली थी। ये सब के जो हैं ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सब उसकी हानियाँ हैं जो कि ओवर द काउंटर दवाई मिलती है उसका, ये सब मतलब सही नहीं है। और जो भी कुछ समझते हैं उनसे यही बोलते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और फिर दवाई लेके आइए। बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बैन भी हो जाना चाहिए। अगर दूसरी कंट्रीज में फॉलो किया जा रहा है तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं? न केवल गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों तक को नहीं, किसी को भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई मिलना ही नहीं चाहिए, गलत है ये। बिल्कुल। तो डाइट के बारे में भी हमने चर्चा की, किस तरह से डॉक्टर सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं, फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन होती है, आयरन कैल्शियम इंक्रीज किया जाता है, खाने में किस तरह का ध्यान रखना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुमन माली आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी हमारे शो सॉल्यूशन में, जिसमें उन्होंने डाइट को लेकर खासतौर पर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जिनके पेट में शिशु पल रहा होता है, उसे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने भी बताया हर 3 महीने में वो डाइट को चेंज करते हैं, एडवाइस करते हैं, और जो कुछ नीड उन्हें लगता है कि पेशेंट को है उस बारे में वो बताती हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।